नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गैस पॉइजनिंग। तो गैस पॉइजनिंग के बारे में हम बात करेंगे। तो ज़्यादातर हमारे जो एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं उनमें है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन इसके अलावा भी कुछ गैसेस जो हैं कुछ मात्रा में यानी कि स्मॉल अमाउंट में हमारे जो एटमॉस्फेयर में है वो रहती हैं, लेकिन वो इतनी हार्मफुल नहीं है क्योंकि वो अमाउंट में बहुत ही ज़्यादा कम है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन, हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, अमोनिया जैसी जो गैसेस हैं, अगर ये सब पॉइजनस गैसेस हैं और अगर ये एटमॉस्फेयर में किसी कारणवश ज़्यादा हो जाती हैं और अगर कोई व्यक्ति इन्हें इनहेल कर ले तो उस केस में हम उसे गैस पॉइजनिंग बोलते हैं। तो अब यहाँ पे हम जो सबसे पहले आपके साथ बात करने जा रहे हैं वो है टीयर गैस के बारे में। तो टीयर गैस या फिर आंसू गैस जो कि आपने सुनी होगी, जो कि ज़्यादातर पुलिस के द्वारा जहाँ पे भीड़ इकट्ठी हुई हो उसको भीड़ को हटाने के लिए जो आंसू गैस है उसका इस्तेमाल जो है किया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ आंसू गैस अगर वैसे तो ये आँखों के लिए इतनी हानिकारक नहीं है, लेकिन अगर आँखें ज़्यादा देर तक इसके संपर्क में आ जाएं तो आँखों में रेडनेस और आँखों से पानी निकलना और धुंधला दिखाई देना, ऐसी समस्याएं जो है वो किसी व्यक्ति को आ सकती हैं। और इसके साथ साथ आँखें जो हैं अगर बहुत ज़्यादा कांटेक्ट में आ चुकी हैं गैस के, टीयर गैस के, तो इससे आँखों की रोशनी भी जो है वो परमानेंटली जा सकती है। तो इसके लिए हम फर्स्ट एड, अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा देर के लिए इसके संपर्क में आ गया है तो हम उसे क्या फर्स्ट एड देंगे, आइए अब जानते हैं इसके बारे में। तो सबसे जो फर्स्ट पॉइंट है वो है यहाँ पे, टेक द पेशेंट अवे फ्रॉम गैस फिल्ड एटमॉस्फेयर या फिर एरिया। यानी कि आपको पेशेंट को जो गैस फिल्ड एरिया है जहाँ पे वो गैस है, टीयर गैस फैली हुई है, वहाँ से जितनी दूर से दूर आप उसे लेके जा सकते हैं उसे लेके जाइए जहाँ पे उस गैस का असर जो है वो ना हो। उसके बाद आपको वॉश आइज यानी कि आपको आंखें धोनी है। तो आंखें धोने के लिए आप सिंपल पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठंडे पानी का, या फिर आप पानी लेके यानी कि अगर 2 गिलास पानी है तो उसमें आप आधा चम्मच जो टीस्पून रहता है उसको मिला दीजिए नमक का, और उस पानी से आप पेशेंट को आईज वॉश करने के लिए बोलिए। और फिर जब उसको आँखों में जलन कम होने लगे और उसकी आँखों में थोड़ा सा उससे रिलीफ मिलने लगे तो उसमें आँखों में ऑलिव ऑयल या फिर कैस्टर ऑयल लेके उसकी ड्रॉप जो है उसकी एक ड्रॉपर की सहायता से आप उसकी आँखों में डाल दीजिए। आगे हम बात करेंगे लंग इरिटेंट्स के बारे में। तो लंग इरिटेंट्स है क्या? क्लोरीन, फास्फोजिन, डाइफास्फोजिन, ऐसी कुछ जो एग्जाम्पल्स हैं ये मैंने बताई आपको। इनकी स्मेल जो है, खास करके क्लोरीन की अगर बात की जाए तो उसकी स्मेल ब्लीचिंग पाउडर की जैसी रहती है, और जो फास्फोजिन और डाइफास्फोजिन की बात की मैंने तो उसकी जैसे गीली मिट्टी की स्मेल होती है वैसी होती है। और ये जो एजेंट्स हैं, ये जो गैसेस हैं, अगर इनहेल कर ले कोई व्यक्ति यानी कि सांस के द्वारा अपने अंदर ले जाए तो इसके साथ क्या होगा, ब्रेथलेसनेस यानी कि उसे सांस फूलने लगेगी, सांस लेने में तकलीफ होने लगेगी। टाइटनेस ऑफ चेस्ट यानी कि उसे छाती जो है घुटन महसूस होगी, छाती में उसको सांस लेने में दिक्कत आएगी। कफिंग, खांसी करेगा वो, उसकी आई इरिटेशन होगी, उसकी आंखों में जलन होगी। अगला है रेस्टलेसनेस फील करेगा वो। और यहाँ तक कि अगर ज़्यादा हो जाए, लंग इरिटेंट्स की मात्रा जो है वो सांस के द्वारा उन गैसेस को ज़्यादा मात्रा में अपने अंदर ले जाए तो उसे साइनोसिस यानी कि उसके जो हाथों की उंगलियां, हाथों की जो तलियां हैं या फिर पैरों की तलियां हैं और होठों का रंग जो है वो नीला पड़ सकता है और व्यक्ति जो है बेहोश हो जाएगा। तो आइए इसके जानते हैं मैनेजमेंट के बारे में। तो मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले हमें पेशेंट को उस गैसियस एटमॉस्फेयर से निकाल के दूर लेके जाना होगा, यानी कि जहाँ पे वो गैस का प्रभाव है उस क्षेत्र से आपको पेशेंट को दूर रखना है। उसके बाद उसके कपड़े जो हैं खास करके गले के, छाती के और कमर के ढीले कर देने हैं।
यानी कि नेक चेस्ट वेस्ट के कपड़े जो है आप लूज़ कर दीजिए। थर्ड पॉइंट है उसे कुछ भी ओरली ना दीजिए, खास करके अगर वो अनकॉन्शियस है या कोऑपरेट नहीं कर रहा तो बिल्कुल भी उसे ओरली आपने उसे कुछ भी नहीं देना। और चौथा जो है वो है आपको उसको मेडिकल सहायता के लिए, डॉक्टरी जांच के लिए जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल लेके जाना है। ये अब बात करते हैं वेसिकेंट्स यानी कि ब्लिस्टर गैस के बारे में। ब्लिस्टर गैस नाम से ही पता चल रहा है, देखिए यहाँ पे कि ये स्किन पे ब्लिस्टर यानी कि छाले जो होते हैं वो बना देती है। तो इसकी मैं यहाँ पे आपको दो एग्जांपल्स जो है वो बता रही हूँ, एक है मस्टर्ड और दूसरी है लेविसाइड गैस। यानी कि ये दो एग्जांपल्स जो है मैं आपको वेसिकेंट गैसेस की बता रही हूँ। तो आगे मैं बताती हूँ, इसके जो अगला पॉइंट है वो है लिक्विड फॉर्म बट वेपोरेट इनटू गैसेस फॉर्म। तो ये दोनों गैसेस जो हैं होती तो ये लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन जैसे ही ये एयर के कांटेक्ट में आती है तो इवेपोरेट होके यानी कि भाप बन के ऊपर ये गैस बन के जो है उठने लगती हैं, तो ये इवेपोरेट होके गैसेस फॉर्म में चेंज हो जाती हैं। और ये इनका असर जो है कपड़ों से होता हुआ ऑयली पोर्शंस के थ्रू जो है स्किन में जो ज़्यादातर है दिखने लगता है, यानी कि ऑयली पोर्शंस पे ये ज़्यादा अपना असर जो है वो दिखाती है। जैसे कि जो ब्लिस्टर्स हैं, जो छाले हैं, वो ऑयली पोर्शंस पे, जो शरीर का ऑयली पोर्शंस हैं वहाँ पे बनने लगते हैं, और ये कुछ मिलीमीटर से लेके कुछ सेंटीमीटर्स तक के जो ब्लिस्टर्स हैं वो हो सकते हैं। और अगर इनको ज़्यादा देर तक ब्लिस्टर्स को ना इसके कांटेक्ट में आने से ना रोका जाए तो जो ब्लिस्टर्स हैं वो ज़्यादा बड़े सेंटीमीटर्स तक भी हो सकते हैं, और फेस, एक्जिला, प्यूबिक, स्क्रोटम जैसे एरियाज़ पर जहाँ पे पसीना ज़्यादा आता है व्यक्ति को, वहाँ पे ये होते हैं। और अगर ये गैस स्वेलो कर ली जाए तो इसके साथ व्यक्ति को नोज़िया, वॉमिटिंग और एब्डोमिनल पेन, और यहाँ तक कि व्यक्ति जो है वो मर भी सकता है अगर ये गैस स्वेलो उसने कर ली है तो। अब आगे जानते हैं वेसिकेंट गैस के अगर संपर्क में आए व्यक्ति को हमने मैनेजमेंट कैसे देनी है, यानी कि फर्स्ट एड कैसे देनी है। तो सबसे पहले रिमूव क्लॉथ्स, यानी कि जो कॉन्टेमिनेटेड क्लॉथ्स हैं, जो उसके संपर्क में आए हैं केमिकल के, उसे आप उतार दीजिए, लेकिन उसे ध्यान से उतारिए, कहीं ये ना हो कि वो आपकी स्किन के कांटेक्ट में आ जाए। तो इसलिए आप ग्लव्स वगैरह पहन के फिर जो क्लॉथ्स है वो रिमूव कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है वॉश बॉडी। अब बॉडी को आपने जो गैसेस का कांटेक्ट में आई है, जितना भाग जहाँ पे ब्लिस्टर जो है वो बन रहे हैं, उसे सोप एंड वाटर से आपने वॉश करना है अच्छी तरह से। उसके बाद है वॉश आइज़, उस व्यक्ति की आँखों को अच्छी तरह से धोइए। उसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो अप्लाई करना है जहाँ जहाँ पर ब्लिस्टर्स जो है, छाले जो हैं बन रहे हैं। उसके बाद आपको उस व्यक्ति को मेडिकल एड के लिए डॉक्टर के पास लेके जाना है, यानी कि उसे ट्रीटमेंट के लिए आपको जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास लेके जाना है। बात करते हैं नर्व गैसेस के बारे में। तो अगला जो है नर्व गैसेस के बारे में हम जानेंगे। तो इसकी पहचान क्या है, ये कलरलेस और ऑडरलेस लिक्विड फॉर्म में जो है ये होती है गैस। जैसे कि हमने पहले देखा था कि वो भी गैस जो थी वो लिक्विड फॉर्म में थी, जो कि मस्टर्ड और लेविसाइड थी, और वो इवेपोरेट होके टॉक्सिन जो इफेक्ट है वो गैसेस टॉक्सिक गैस के रूप में बदल जाती है। वैसे ही नर्व गैस जो है कलरलेस और ऑडरलेस लिक्विड फॉर्म में रहती है, लेकिन इवेपोरेट होते ही ये एक पॉइजन यानी कि टॉक्सिक गैस के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। तो दूसरे पॉइंट पे आप देख सकते हो कि प्रोड्यूस पॉइजनस वेपर ऑन इवेपोरेशन, यानी कि जब ये इवेपोरेट होगी तो ये पॉइजनस वेपर प्रोड्यूस करेगी, और अगर इसके कांटेक्ट में स्किन व्यक्ति की स्किन या फिर वो सांस के ज़रिए इन वेपर्स को इनहेल कर ले तो उसके अंदर जो है ये गैस चली जाएगी और टॉक्सिक इफेक्ट जो है वो पैदा करेगी। तो आइए जानते हैं ये कैसे कैसे जो है बॉडी में अंदर जा सकती हैं। तो सबसे पहले टॉक्सिक इफेक्ट थ्रू, कैसे कैसे होंगे टॉक्सिक इफेक्ट इसके साथ, इनहेलेशन ऑफ वेपर्स, यानी कि जब वेपर्स को कोई इनहेल कर ले। दूसरा है स्वेलोइंग, यानी कि अगर ये लिक्विड फॉर्म में है तो इसको स्वेलो कर लिया जाए, कोई गलती से खा ले इसको या पी ले, और या फिर ये किसी खाने पीने वाले सब्सटेंस के साथ मिलकर जो है स्वेलो कर ली जाए। और तीसरा जो है ऑब्जॉर्बिंग थ्रू स्किन, यानी कि अगर इसके कांटेक्ट में स्किन जो है वो आ जाती है और ये स्किन के द्वारा आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब जो है वो हो जाएगी।
तो भी ये जो है अपने टॉक्सिक इफेक्ट को पूरा पैदा करेगी बॉडी में। आइए अब जानते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। तो साइन एंड सिम्टम्स हैं, अगर ये किसी कारण व्यक्ति ने इनहेल कर ली है तो उसके साथ होंगे रनिंग नोज यानी कि नाक बहेगी, अटैक्स ऑफ चोकिंग, उस व्यक्ति को ऐसे लगेगा कि गले में कुछ उसके अटका हुआ है। तीसरा है कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल यानी कि जो आंखों की पुतली है वो सिकुड़कर छोटी हो जाएगी। और अगर इसका इफेक्ट ज़्यादा हो गया है यानी कि ज़्यादा मात्रा में अगर व्यक्ति ने इसे इनहेल कर लिया है या फिर स्वेलो कर लिया है या फिर स्किन के ज़रिए अगर ये ज़्यादा मात्रा में बॉडी के अंदर जा चुकी है तो रनिंग नोज, अटैक्स ऑफ चोकिंग और कंस्ट्रिक्शन ऑफ पीपल के साथ साथ ये भी जो है साइन एंड सिम्टम है हमें देखने के लिए मिल सकते हैं, जैसे कि विजन डिस्टर्बेंस, आँखों से धुंधला दिखाई देगा व्यक्ति को या फिर दिखाई ही नहीं देगा। दूसरा है पेन इन आईबॉल यानी कि उसकी आँखों की पुतली के पीछे के हिस्से में दर्द होगी। ध्यान दीजिए, आँखों की पुतली का जो पीछे का हिस्सा है उसमें दर्द होगी। उससे अगला है फोटोफोबिया यानी कि लाइट से मरीज को या व्यक्ति को डर लगने लगता है। उसके बाद लो ब्लड प्रेशर, पल्स रेट भी उसका स्लो हो जाएगा, वीक हो जाएगी पल्स उसकी, और ब्लड प्रेशर लो होने के साथ साथ उसे सांस लेने में भी तकलीफ होगी और पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस हो जाएगा यानी कि बेहोशी की हालत में चला जाएगा। और फिर उसकी अगर उसे टाइम पर ट्रीटमेंट ना दिया जाए तो बहुत चांसेस हैं कि उसकी डेथ भी हो जाए। अगर बात करें नर्व गैसेस के ट्रीटमेंट या फिर फर्स्ट एड के बारे में, तो फर्स्ट एड इसका यही होगा कि व्यक्ति को आप सेफ प्लेस पे लेके जाएं यानी कि उस गैसियस एटमॉस्फेयर से निकालकर किसी साफ़ सुथरी जगह पे जहाँ पे उस गैसियस एटमॉस्फेयर का ना हो यानी कि गैसेस का इफेक्ट ना हो वहाँ पे आप लेके जाएं और उसे मेडिकल एड जो है देने का जल्दी से जल्दी इंतज़ाम कीजिए यानी कि उसे डॉक्टरी सहायता जो है उसे हम जल्दी से जल्दी देंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की, तो कार्बन मोनोऑक्साइड आपको पता ही होगा कि सबको पता है कि ये पॉइजनस गैस है और ये कलरलेस और ऑडरलेस होती है यानी कि ना तो इसका कोई रंग है और ना ही इसकी स्मेल से हम इसका पता लगा सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे पाई जाती है। तो सबसे पहले है डिसयूज्ड वेल यानी कि जो कुएं यूज़ में नहीं हैं, जिन्हें कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा, वहाँ पर ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है गैस पैदा हो जाती है। नंबर 2 है वाटर गैस यानी कि जहाँ पे खड़ा पानी है, एकत्रित पानी काफ़ी देर से खड़ा है और वहाँ पे ये गैस जो है अपने आप पैदा हो जाती है। नंबर 3 पे है कोल गैस यानी कि अगर कोयला जो है वो बर्न हो रहा है, कोयला जहाँ पे जल रहा है वहाँ पे ये गैस जो होगी पैदा होगी। ऑयल हीटर से अगर ऑयल हीटर्स को बर्न चलाएं हम तो उससे ये गैस पैदा होगी। लार्ज ऑयल लैम्प से यानी कि जो लैम्प्स ऑयल से जल रहे हैं, बड़े वाले लैम्प्स, उसमें से ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है पैदा होती है। एग्जॉस्ट ऑफ मोटर कार्स यानी कि मोटर कार्स चलाने से जो धुआं निकलता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है। लास्ट में है हमारा कि बर्निंग हाउस, अगर कोई घर जल रहा है तो उसमें भी ये जो है कार्बन मोनोऑक्साइड वो होती है। तो इससे होता क्या है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये कलरलेस और ऑडरलेस गैस है यानी कि ना तो इसका रंग से पता चलता है और ना ही इसकी खुशबू से या स्मेल से इसका पता चल पाता है। तो ये हमारी जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं यानी कि जो आर्टरीज हैं उनमें ये जाकर ये गैस एक कंपाउंड बनाती है हमारे आरबीसीज के साथ यानी कि जो हमारा हीमोग्लोबिन है लाल रक्त कोशिकाओं में, हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड इकट्ठा होके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो बनाती है। तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनने से होता क्या है कि जो आरबीसीज हैं यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं हैं जो वो ऑक्सीजन को जो उनकी कैरी करने की क्षमता है वो कम होते होते ख़त्म हो जाती है। और उससे होगा क्या, जब लाल रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाएंगी तो उससे हेडेक होगी यानी कि व्यक्ति जो है उसके सर में दर्द होगी, ब्रेथलेसनेस, उसको सांस लेने में तकलीफ़ होगी, मस्कुलर वीकनेस, उसकी मसल्स में कमज़ोरी से उसको महसूस होगी, वो अपनी अगर टांगे या बाहें उठाना चाहे वो उठा नहीं पाएगा। इनकोऑर्डिनेशन यानी कि वो अपने शरीर का तालमेल नहीं बना पाएगा,
डिजीनेस, उसे चक्कर आएंगे, नोजिया होगा, इसके साथ ही वॉमिटिंग भी उसे हो सकती है, मेंटल कंफ्यूज्ड रहेगा वो पेशेंट, और उसे कन्वल्जन यानी कि दौरे भी आ सकते हैं, और कोमा में जाने के कारण उसकी अगर उसे सही टाइम पे ट्रीटमेंट ना दिया जाए तो वो कोमा में जाके उसकी जो डेथ है वो भी हो सकती है। इसकी मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले हमें पेशेंट को मूव करना है फ्रेश एयर में, यानी कि जहाँ पे वो गैसियस एटमॉस्फेयर से हमें पेशेंट को दूर लेके जाना है और उसे फ्रेश एयर जो है वो प्रोवाइड करनी है। आगे है कीप द पेशेंट वार्म, यानी कि पेशेंट को आप कोई ब्लैंकेट देके, अगर मौसम देख लीजिए, अगर मौसम ठंडा है तो उसे आप वार्म रखिए, यानी कि उसे गर्म रखिए, और उसे खाने पीने के लिए कुछ नहीं देना है, और आप जितनी जल्दी से जल्दी हो सके मेडिकल एड देने के लिए, उसे ट्रीटमेंट दिलवाने के लिए हॉस्पिटल लेके जाने का इंतज़ाम कीजिए। बात करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड के बारे में। तो हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि वो गैस है जो कि कलरलेस होती है, यानी कि इसका कोई रंग नहीं होता, हम इसे पहचान नहीं सकते, और इसकी एक मीठी मीठी सी स्वीटिश डिसएग्रीएबल टेस्ट, यानी कि जो हमें पसंद ना हो वैसा इसका कुछ जो हमारे मुंह में है वैसा टेस्ट आएगा, और जो इसकी स्मेल होगी वो रॉटन एग्स यानी कि ख़राब जैसे अंडे होते हैं वैसी इसकी स्मेल होती है। तो आइए अब जानते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे पाई जाती है। तो सबसे पहले ये सीवरेजेस, जैसे सीवरेजेस वगैरह हैं वहाँ पे जो गंदा पानी खड़ा है वहाँ पे, सेसपूल्स जहाँ पे ये पूल्स वगैरह होते हैं वहाँ पर, टेरनरी वेट्स जहाँ पर चमड़े का काम होता हो, लेदर का काम होता हो वहाँ पर, और माइंस यानी कि जैसे कि कोयले की खदानें हैं उनमें ये जो गैस है वो पाई जाती है। आइए अब बात करते हैं कि अगर ये गैस पॉइजनिंग हो जाए हाइड्रोजन सल्फाइड के कारणवश तो इससे क्या क्या हो सकता है। तो इससे सबसे पहले है गिडीनेस यानी कि चक्कर आने, उसके बाद नोजिया यानी कि घबराहट होनी, पेन इन एब्डोमेन, पेट में व्यक्ति के दर्द रहेगा, उसको सांस लेने में परेशानी होगी, डिलीरियम यानी कि वो नशे में जैसे व्यक्ति बोलता है या फिर बेहोशी की हालत में जैसे व्यक्ति बोलता है वैसे बोलेगा, और कन्वल्जन, उसे दौरे भी पड़ सकते हैं तो उसके लिए वॉच करना है, और कोमा में जाके जो अगर पेशेंट को टाइम पर उसका ट्रीटमेंट ना दिया जाए तो पेशेंट जो है वो कोमा में जाकर उसकी डेथ भी हो सकती है। अब जानते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण अगर किसी को गैस पॉइजनिंग हो गई है तो उसकी मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे रिमूव द विक्टिम फ्रॉम द कॉन्टेमिनेटेड एरिया, यानी कि जहाँ पर वो गैस जो है वो फैली हुई है हाइड्रोजन सल्फाइड, वहाँ से हमें पेशेंट को हटा के किसी सेफ प्लेस पे लेके जाना है। अगला है प्रोवाइड फ्रेश एयर, यानी कि हमें वहाँ पे भीड़ इकट्ठी नहीं होने देनी ताकि पेशेंट को फ्रेश एयर जो है वो मिल सके। उसके बाद हम उसे आर्टिफिशियल वेंटिलेशन की अगर ज़रूरत पड़े, क्योंकि उसे सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि हमने साइन एंड सिम्टम में जैसे कि देखा था, पॉइंट था लेबर्ड ब्रीदिंग, यानी कि उसे सांस लेने में दिक्कत आएगी, तो उसके लिए हम आर्टिफिशियल वेंटिलेशन जो है वो उसे दे सकते हैं, और उसे जल्दी से जल्दी मेडिकल एड देने के लिए, यानी कि उसे डॉक्टर के पास लेके जाना है या हॉस्पिटल में लेके जाना है उसे, और जल्दी से जल्दी जो मेडिकल ट्रीटमेंट है उसका उसे दिलवाना है। दोस्तों अब बात करते हैं अगली गैस के बारे में जो कि है अमोनिया। तो अमोनिया एक सब्सटेंस होता है और इवेपोरेट होने पर यह गैस फॉर्मेशन में बदलने लगता है, और अगर इसे इनहेल कर लिया जाए यानी कि अगर सांस के द्वारा ये अंदर चली जाए तो इससे स्नीजिंग यानी कि छींके लगना, कफिंग, ब्रेथलेसनेस यानी कि सांस जो है वो रुक रुक के आने लगती है, साइनोसिस का मतलब है कि हाथों के नाखून और होठों का रंग का नीला हो जाना और हाथों और पैरों के जो तलवे हैं उनका नीला पड़ जाना, विजुअल डिस्टर्बेंस यानी कि व्यक्ति को या तो धुंधला नज़र आएगा या फिर कम नज़र आएगा, और अगर इसे स्वेलो कर लिया जाए यानी कि अगर इसे मुंह के द्वारा ले लिया जाए तो इसके कारण पेट में पेन हो सकती है और इसके साथ वॉमिटिंग भी जो है वो हो सकते हैं। जानते हैं अमोनिया की मैनेजमेंट के बारे में। अगर अमोनिया गैस किसी ने इनहेल कर ली है या फिर वो गलती से स्वेलो कर ली है तो उसके लिए हम क्या मैनेजमेंट जो है वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पे पॉइंट है वो है रिमूव टू अ प्लेस विद द फ्रेश एयर, यानी कि पेशेंट को आपने उस जगह से हटाकर जहाँ पर गैस पॉइजनिंग का इफ़ेक्ट है उस जगह से हटाकर आपने पेशेंट को किसी फ्रेश एयर जो वाला है एरिया उसमें जो कि कंटेमिनेशन फ्री है उसमें आपने उसे लेके जाना है और उसे फ्रेश एयर जो है वो आने देनी है। उसके बाद अगला पॉइंट वॉश आइज, यानी कि
इरिटेशन होती है आँखों में अमोनिया पड़ने से, तो उसके लिए हम पेशेंट को पानी से आँखें धोने के लिए कहेंगे। और अगर पेशेंट ने स्वेलो कर ली है किसी कारण से अमोनिया, या फिर गलती से निगल लिया है, तो उसके लिए हम उसे विनेगर दे सकते हैं, मिल्क दे सकते हैं, और वाइट पार्ट ऑफ एग दे सकते हैं, और ढेर सारा उसे पानी दीजिए पीने के लिए, जिससे कि उसका जो इफ़ेक्ट है वो कम हो जाए। और उसके बाद हम उसे मेडिकल एड के लिए या फिर ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल या फिर डॉक्टर के पास हमें उसे जल्दी से जल्दी लेके जाना है। और इसके साथ ही हमारा दोस्तों ये गैस पॉइजनिंग का जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।